संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री ओंकार ठाकुर जी, पार्टी के हमारे साथी श्री दौलतराम ठाकुर जी, आशुतोष शर्मा जी, लेखराम जी, प्रेम सिंह जी, श्रीमती किरणा जी जो ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन है, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर, सभी विभागों के सभी प्रमुख अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में जो विशेष तौर से हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि जो आज में चुन करके आए, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा और मैं सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को, चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई रणवीर शर्मा जी ने कुछ दिन पहले हमसे आग्रह किया था तो हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का हो, जो हाल ही में चुन करके आए, और कहा कि जल्दी करना है क्योंकि देर हो जाएगी फिर उसका आनंद नहीं आएगा। और इन्होंने डेट तय कर दी और आज आपके बीच में यहाँ आकर के मिलना हुआ। आप सब लोगों ने हमारा और भाई अनुराग ठाकुर जी का यहाँ पर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जो लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है, उसके प्रतिनिधि के नाते काम करते हैं। और स्वाभाविक रूप से आज की परिस्थिति में पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। विकास के लिए जो भी धनराशि आती है, चाहे वो केंद्र से मिलती है, चाहे वो प्रदेश सरकार से मिलती है, आखिरकार पंचायत में पहुंचती है, जहां पंचायत के प्रतिनिधि उस काम को जो है एग्जीक्यूट करते हैं, उस काम का कार्यान्वयन करते हैं। इसलिए दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार जब हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, बहुत उत्साह के साथ लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और यहां इस विधानसभा क्षेत्र में भी मैं देख रहा था कि भले ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि प्रधान किस पार्टी का है। हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, लगभग 75% 75% पंचायत के प्रधान, उप प्रधान हमारी पार्टी के चुने हुए। हमारे कांग्रेस के मित्र कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये पार्टी के सिंबल पर तो चुनाव हुए नहीं। हमने कहा पार्टी के सिंबल पर भले ही चुनाव नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद चेहरे से पहचाने जाते हैं कि वो किस पार्टी में। अगर 75% पंचायत के चुने हुए प्रधान और उप प्रधान हमारी पार्टी के आए तो स्वाभाविक रूप से इस बात का एक एहसास होता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कामकाज में जो है लोगों ने आस्था व्यक्त की है, उसके लिए समर्थन किया है, अपना सहयोग किया। पंचायत के प्रधान के बाद बीडीसी के चुनाव हुए
68 बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारी पार्टी के बने और 10 कांग्रेस पार्टी के बने। थोड़ा सा हिस्सा उनका रख दिया तसल्ली के लिए। जिला परिषद के चुनाव हुए और जिला परिषद के चुनाव में 11 जिला परिषद के चुनाव हुए। 11 जिलों में अभी लाहौल स्पीति में अभी वोट होने हैं, क्योंकि वहां पर सर्दी के कारण, बर्फ के कारण बाद में वोट होते हैं। 11 में से 9 जिला परिषद के चेयरमैन और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये चुनाव का दौर तो हो गया, लेकिन चुनाव के दौर के साथ साथ में हमें इस दायित्व को समझना, ये मैं चुने हुए प्रतिनिधियों से विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा। क्योंकि हम जो चुनाव लड़ते हैं, हम लोग नेता बन जाते हैं और नेता बनने के बाद हमारे दिमाग में खराबी जरूर आ जाती है कि अब हम नेता बन गए, मैं प्रधान बन गया तो मैं अपने हिसाब से अपने हिसाब से जरूर करिए, लेकिन ज्यादा कोशिश कर रही है लोगों के हिसाब से काम करने की। लोग क्या चाहते हैं उस काम को करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, काम के लिए माहौल की आवश्यकता रहती है। नहीं, काम रोकने के लिए 2 आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ 1 आदमी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जहां पंचायतों में चुनाव हुए हैं, क्योंकि पंचायत का चुनाव सबसे खराब चुनाव होता है, आपस में रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, आपस में जो है वो मिलना जुलना टूट जाता है कई बार। इसलिए सबसे पहले मैं पंचायत में जो चुने वो प्रतिनिधि जहां जिनको हमने सम्मानित किया, जिनको मैंने बधाई दी, हम सब लोगों ने बधाई दी, उनसे विशेष तौर से आग्रह है कि जहां जहां आपने चुनाव लड़ा है, जिसके साथ चुनाव लड़ा है, जाओ उनके घर में जाकर के मिल करके आओ और उनके साथ जो है अच्छा एक माहौल बना करके उनका सहयोग लेने की कोशिश करो। ये बहुत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सब करें। हम आपके बीच में काफी अरसे के बाद आए। जब कल आने का कार्यक्रम बन रहा था, उससे पहले जब हमारी मीटिंग चल रही थी कोविड के लेकर के, कोरोना के लेकर के, अधिकारी कुछ अधिकारियों ने मेरे ध्यान में लाया, तो आप तो कल जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो वहां जाएंगे तो लोग होंगे। मैंने डीजी को फोन किया, उसी वक्त फोन किया, मैंने कहा हम आ तो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर, क्योंकि कोविड बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कल 350 मामले आए एक दिन। और ऐसे हालात में मैंने कहा कि वहां आप कार्यक्रम रखेंगे। इन्होंने कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क लगा करके रखा हुआ। मैं इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको धन्यवाद। और उसके साथ में इस बात को मैं देख रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग भी की है। थोड़ा मीडिया वाले बैठे हैं, थोड़ा ज्यादा तो नापना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दूरी फासला बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं एक ऐसा संकट हमारे देश, हमारी दुनिया के सामने और हमारे प्रदेश के सामने भी इस प्रकार का, जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते। 1 वर्ष बीत गया, संकट अभी तक भी गायब है, अभी तक किस बात में लोग कदम नहीं। तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोग की चिंता का विषय है। आप कल्पना करिए कि ऐसी स्थिति के बारे में कभी किसी ने सोचा? कभी नहीं सोचा था। जिस चीज को आंख से हम देख नहीं सकते हैं, जिस वायरस को आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उस वायरस की वजह से ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, पूरी दुनिया की, पूरे देश की और प्रदेश की आर्थिकी जो है तबाह। और भय का आतंक इस प्रकार का इस वायरस की वजह से होगा, हर आदमी डरता रहेगा। कहां गले मिलने की आदत पड़ी है, हाथ मिलाने की आदत पड़ी है, साथ बैठने की आदत पड़ी है, साथ चलने की आदत पड़ी है, वहां इस वायरस की वजह से परिस्थिति इस प्रकार से कि सामने साथ चलने वाला आदमी करीब आ रहा तो उससे फासला बनाना पड़ रहा है, उसे कहना पड़ रहा कि फासले पर रखिए,
घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो मुंह ढक करके, यानी कि मास्क लगा करके निकलना। बहुत विचित्र परिस्थिति और ऐसे हालात पैदा हो गए इस वायरस की वजह से। आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब आदमी कभी बीमार होता है, कहीं कहीं घटना होती है, दुर्घटना होती है, घायल होता है, आदमी हॉस्पिटल में होता है, अपने परिवार के लोग, अपने नजदीकी लोग, अपने शुभचिंतक लोग जो है वो मिलने के लिए आते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सहारा देते हैं, मदद करते हैं, बिठाते हैं, बाथरूम ले जाते हैं, उनको सहयोग करते हैं। लेकिन इस वायरस में तो ये भी स्थिति रही नहीं। अगर बीमार हो गए इस वायरस की वजह से तो घर के परिवार के सदस्यों को भी मिलने की बात, घर का परिवार का सदस्य, साथी, मित्र, शुभचिंतक वो भी मिलने नहीं आ सकता। सबसे बड़ी खराब चीज, क्योंकि जिनको देख करके एक हौसला होता है, जिनको देख करके एक हौसला होता है कि ये लोग साथ हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है इस वायरस की। इसलिए मैं आप सबके बीच में आज भी इस बात को कहने जा रहा हूं कि बहुत सावधान होने क्या करता है। पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी मामले बढ़े हैं, पूरे देश में बढ़े, हिमाचल में ही बढ़े। और इसलिए सावधानी के बारे में जो हम पहले भी कह रहे थे, उन सावधानियों के बारे में और ज्यादा सजग होकर के काम करने का हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज देश का नेतृत्व के एक ऐसे नेतृत्व के हाथ में है, ऐसा नेता के हाथ में जो मजबूत है, जिन पर भरोसा है, जिन पर विश्वास है, जिनके प्रति लोगों के दिल में श्रद्धा, नरेंद्र भाई मोदी। तो हर एक आदमी इस बात को अनुभव करता है कि जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी अगर देश के नाम संदेश दे रहे तो उसके भाव, उनके उस भाव को लोग समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं कि मोदी जी जो भी कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे परिवार के लिए कह रहे हैं, हमारी रक्षा के लिए कह रहे हैं। और इस संकट के क्षण में जिस प्रकार से मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी परिस्थितियों का सामना किया और सामना करने के बाद पूरे देश को हौसला दिया, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बहुत बड़े संकट, सदी के सबसे बड़े संकट में भी एक आदमी पर भरोसा, एक आदमी पर विश्वास, वो नरेंद्र मोदी। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात। आप कल्पना करिए, आप सोचिए सही, जब ये वायरस एक साल पहले भारत में आया, भारत के साथ हमारे प्रदेश में आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन करने की नौबत आ गई भाई। लोगों ने कहा कि लॉकडाउन हम सहयोग करें, सारी सड़कें, गलियां सूनी हो। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, और जो भी कहा है हमने देश की रक्षा के लिए, देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए कहा है, लोगों ने सहयोग किया। लेकिन हमारे सामने बहुत विचित्र परिस्थिति इस बात को थी कि जब इस वायरस के इलाज करने की अगर बात आई तो इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि इसके लिए जो पीपी किट भी जिस डॉक्टर ने इलाज करने के लिए मरीज के करीब जाना था, मरीज को छूना था, जिस नर्स ने इंजेक्शन लगाना था, दवाई देनी थी, उसको पीपी किट की जरूरत थी। और वो पीपी किट भारत के अंदर बनती, कहां से बनती थी? उसी देश से जिस देश से वायरस आया, चाइना से ज्यादातर सप्लाई हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के कहा कि भारत 135 करोड़ का देश है और ऐसी परिस्थिति में हम पर ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि इस भारत में हम क्या नहीं कर सकते। आह्वान किया उन्हें इंडस्ट्रीज के जो हमारे मित्रों के साथ, और भारत में पीपी किट बननी शुरू की। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज भारत में एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट बन करके तैयार होती है। भारत की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, भारत के अलावा दूसरे देशों को भी पीपी किट जहां जरूरत पड़ रही वहां पर। और कांग्रेस के मित्र
और शोर डालते रहे इस बात को लेकर के कि कोरोना आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आप कल्पना करिए 50 वर्षों से ज्यादा शासन उन्होंने किया इस प्रदेश में, और इस कोविड से बचने के लिए जो वेंटिलेटर की जरूरत थी उनकी संख्या 50 वर्ष के शासन के बाद हमने जब पता किया कि कितने हैं, 50 कर दिया। 50 में से भी बहुत कम काम करते थे, बहुत कम, बाकी खराब पड़ गई। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस बात की आग्रह किया कि हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता है, और आभार करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। 500 वेंटिलेटर एक साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक साथ। आप कल्पना करिए, जो वेंटिलेटर में भारत में निर्मित नहीं होता था उसका निर्माण भी भारत के अंदर हुआ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको उस बात को मान के चलना पड़ेगा, ये संकट बहुत बड़ा संकट है, और ये भी मान करके चलना पड़ेगा कि अभी ये संकट समाप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट से आह्वान किया, हम भारत के अंदर इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का निर्माण करना चाहते हैं। शुरुआत हुई, और आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान भारत के अंदर चल रहा है, जिसमें भारत की ही कंपनियों ने 2 कंपनियों ने वैक्सीन बना करके जो है उपलब्ध कराई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ साइंटिस्ट को भी मैं बधाई। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे विपक्ष के लोग करते थे बातें, हमने कोशिश की इस कोविड के संकट में जो संभव हो सकता तो करने की कोशिश की, मदद करने। 2.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के दूसरे प्रदेश में फंसे हुए, संकट में फंसे हुए। कोई नौकरी करने के लिए गया था, बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए थे, कुछ लोग यहां से परिवार के साथ दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपने परिवार के दूसरे परिवार के लोगों के साथ वहां पर रहते थे। पूरे देश को उस वक्त लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में हमारे बच्चे वहां फंस गए दूसरे शहरों में, और यहां कांग्रेस वाले शोर डालते रहे कि हिमाचल के लोग, हिमाचल के बच्चे बाहर फंसे, वो संकट में फंसे, उनको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, उनको मरने पर छोड़ दिया। हमने उनको कहा कि हम उनके इंतजाम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं लाने, और हमने जब व्यवस्था उनकी लाने की थी, जब लेकर के आए, हमने हिमाचल की HRTC की 50 बसें यहां से रवाना की, और राजस्थान के कोटा में जो हमारे बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, उन बच्चों को बस में बिठाया और जाकर के घर तक छोड़ दिया। हिमाचल के नौजवान, 5000 नौजवान जहां से गोवा में काम करने के लिए गए थे, होटल में, रेस्टोरेंट, लॉकडाउन हो गया, होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, खाने के लिए पैसे नहीं रहे। बच्चों ने हमसे संपर्क किया कि हम घर आना चाहते हैं। हमने 5 ट्रेनें वहां से लगाई, 5 ट्रेनों में उन 5000 बच्चों को वहां से घर तक पहुंचाया। बेंगलोर में बच्चे थे, मुंबई में बच्चे थे, दिल्ली में फंसे हुए थे, एक आदमी को घर तक पहुंचाने का काम। जब हम लोगों को हम घर लाने लगे तो हमारे ऊपर आरोप, कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री चाहते हैं जिन लोगों को लेकर के आ रहे हैं उनके कारण पूरा हिमाचल प्रदेश जो है कोरोना युक्त हो जा रही है, यानी कि सब जगह कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या चाहते क्या। जब लोगों को लेकर के नहीं आए थे हम, तो उस वक्त कह रहे थे कि लोगों को मरने पर छोड़ दिया, और जब लेकर के आए तो कहने लगे तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना फैलाने चले हैं मुख्यमंत्री। उनको इस बात को समझना चाहिए, जिसका बच्चा एक महीने एक कमरे के अंदर रहा, और कमरे के अंदर रह करके जब उसके पास खाने को कुछ नहीं रह गया, जिस होटल में, जिस ढाबे में वो खाना खाता था, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाता था, वो ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए,
जिस कमरे में वो रहता था कुछ वहां पर खाना बनाते थे, वहां पर राशन की दुकानें बंद थी, राशन कहां से उन्हें शायद इस बात की कल्पना है। लेकिन इस खैर में सारी बातों में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने खड़े होकर के मदद करी। हमने कहा कि कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, हमने कहा कोई आदमी रोटी के बिना नहीं सोना चाहिए। जहां राशन दिया जा सकता वहां राशन दीजिए, जहां रोटी बना करके दी जा सकती वहां पर रोटी दीजिए, जहां मास्क पहुंचाना है वहां पर मास्क पहुंचाए। हमारे सब साथियों ने इस पर अच्छा से काम किया, उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबको धन्यवाद। भाइयों बहनों, आप सबका इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं कि हिमाचल में सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सहयोग और समर्थन से हमने पूर्ण किया। हर जगह आपका साथ मिला, सहयोग मिला। परीक्षा के जो भी दौर आए उस दौर में आप सब लोग चेतान करा खड़े। लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा की 4 सीटें जीती, रिकॉर्ड वोटों से जीती, और लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई जो पहले कभी नहीं हुई। उपचुनाव हुए उसमें हम जीते, चाहे धर्मशाला की बात है चाहे पछाड़ की चुनाव, पंचायत के चुनाव, नगर परिषद के बाद नगर पंचायत के चुनाव, आज नगर निगम के चुनाव चले हैं। मैं उम्मीद करता हूं उसमें भी जीते, क्योंकि आप सबका सहयोग। जो कांग्रेस के मित्र इस बात को लेकर के कहने की कोशिश करेंगे 3 सालों में कि कुछ नहीं हुआ, हमने कहा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? कुछ तो हुआ नहीं है, बोला नहीं जा, बोलने की परिस्थिति नहीं। और इसलिए हालात को इस प्रकार से करने की कोशिशें करते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के तो नेता जो प्रभारी है हिमाचल प्रदेश के, वो हिमाचल में आए, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, बताया कि बहुत बुरा हाल है कांग्रेस पार्टी का, तुम पंचायत के चुनाव हार गए, लोकसभा में हार गए, तुम विधानसभा के उपचुनाव में हार गए, और अभी भी हालात बहुत खराब है। और ऐसे में तुमको जो है वो जिस प्रकार से लड़ाई लड़नी चाहिए उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। खूब उनमें बोला होगा, उनकी क्लास मैंने जो सुना है, और तो योजना बनाई कि विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है, इस बजट सत्र में कुछ ऐसा करें, और बजट सत्र में क्या किया वो आपके सामने। राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिए आए और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए, और उसमें भाषण में जो है राज्यपाल महोदय जी के भाषण में व्यवधान डाला गया। राज्यपाल महोदय जी जब जाने लगे उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, गाड़ी के आगे देख कर गाड़ी को तोड़ने लगे। कभी भी इस प्रकार, कभी भी मैं समझता हूं हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हिमाचल को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा हमको करना क्या है। तीन साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में बीता, चीख के चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार के खिलाफ कोई ठोस नहीं करता। इस मुद्दे को लेकर के बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने छोटी छोटी योजनाएं जो प्रदेश सरकार की ओर से बनाई, उनके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हमने सेवा करने की कोशिश की। कहने के लिए तो हमारी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन उसके बावजूद सही मायने में काम करने का वक्त सिर्फ 2 साल। 1 साल तो उस कोविड के घुसले में चला गया। हम काम करना चाहते थे, काम नहीं, उस गति से काम नहीं कर पाए।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने ये कोशिश की कि कोविड का संकट है, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश में 42 विधानसभा क्षेत्र में हमने वर्चुअल कार्यक्रम किए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके जो है उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए। 3,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हमने हिमाचल प्रदेश के 42 विधानसभा क्षेत्र में। काम नहीं रुकना चाहिए, काम होना चाहिए, इसलिए हमने कर रहे अब की बार मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमारे सामने 2022 जब आ रहा है, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2022 भी भाजपा का ही होगा। और नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से हम आपसे इस बात के लिए आह्वान करने की कहां छूटी कमी है मालूम नहीं, छूटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस कमी को 2022 में पूरे इसके साथ पूरा करो, पूरे सहयोग के साथ। मैं सरकार बनने के बाद छोटी छोटी योजना बुजुर्गों के लिए हमने कहा कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा, दुनिया को समझा, दुनिया को सीखा, हमारे कैबिनेट का पहला निर्णय हमने उनको समर्पित किया। हमने कहा 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, और हमने 1500 पेंशन हम दे रहे हैं। 3,90,000 बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं जो 70 साल से ऊपर की आयु के। और अब की बार हमने इसको आगे बढ़ा करके हमने एक प्रतिरोध किया, जो हमारी माताएं बहनें उनके प्रति और जाकर के आगे बढ़ करके हमने कहा उनके लिए ये प्रावधान 65 वर्ष से ऊपर के लिए सभी के लिए होगा, सबके लिए करेंगे, सभी माताओं को पेंशन का प्रावधान। हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच की शुरुआत की। क्यों की जनमंच की शुरुआत? इसलिए कि गांव के आदमी की समस्या का समाधान गांव में होना चाहिए। हमारा मंत्री जाएगा, हमारे अधिकारी जाएंगे, गांव में बैठेंगे, गांव में बैठ करके वही आदमी आकर के अपनी समस्या का जिक्र माइक पर करेगा। पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कि भरी सभा में आप किसी भी आदमी को माइक दे देंगे और माइक पर वो बोलेगा मेरे पास मेरी बिजली की समस्या है, मेरी पानी की समस्या है। क्योंकि जब सार्वजनिक कार्यक्रम होता है उसमें यही किया जाता है, जो भी कोई शिकायत होती है किसी आदमी को, उसको कह दिया जाता तुम लिख करके या मेरे को मिल ले। हमने कहा कि माइक पर हमारे मंत्री वहां पर अधिकारी वहां पर सुनेंगे और उसके बाद मौके पर उसका समाधान करेंगे। इसको जनमंच कहते हैं। कांग्रेस के लोग वहां जनमंच में आकर के सबसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि समस्या का समाधान जहां पर होगा। और हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं अभी तक के जो जनमंच के जो हमारे पास जो कार्यक्रम हुए हैं, उन जनमंच के कार्यक्रम के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 51,000 से ज्यादा जो शिकायतें आई, उसमें से 90% के लगभग जो समस्याएं जो डिमांड को छोड़ करके, मांगे अलग होती है, मांग कहीं मांग करता है हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, ऐसी मांग होती है, वो एक अलग बात। लेकिन मांगों से हट करके शिकायत, मेरे यहाँ पर बिजली नहीं आ पाई, मेरे यहाँ पर बिजली की तारें मेरे घर के सामने लगी हुई, मेरे यहाँ पर जो है पानी की सुविधा नहीं हो पा रही, मेरे यहाँ पर गली टूटी हुई, मुझे यहाँ पर नकल तकरीबा नहीं बनी, मुझे मेरा राशन कार्ड नहीं बना। इन सारी समस्याओं का समाधान जनमंच में रखा हमने। जनमंच होगा और वहां मौके पर किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट है तो मौके पर मिल जाएगा, राशन कार्ड बनना है मौके पर बना करके दे, किसी को नकल तकरीबा चाहिए मौके पर वहीं पर बना करके दे, इसका बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन मौके पर। और इसे आगे बढ़ करके हमने किया। कई बार ऐसी भी परिस्थिति होती है कि आदमी जनमंच में भी नहीं आ सकता, तो घर बैठे उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक और शुरुआत की। हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, जिसको हम सीएम हेल्पलाइन बोलते हैं, उसकी शुरुआत की। 1100 नंबर पर घर बैठे फोन करो, पानी नहीं आ रहा है, विभाग का कर्मचारी आएगा, पानी क्यों नहीं आ रहा, समस्या
बिजली नहीं आ रही है, शिकायत करिए और शिकायत दर्ज होने के बाद आपकी बिजली की शिकायत का समाधान। 50 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन ऐसी चीजों पर सोच नहीं पाई और हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। हम मानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कांग्रेस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो कुछ भी किया इस प्रदेश की गरीब जनता की सेवा के लिए किया। वो तो समझ में नहीं आता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश भर के लिए की। गरीब आदमी का इलाज हो और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसमें मिले, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश भर के की। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 22 लाख लोग उसमें कवर हुए, लेकिन हमारी आबादी तो 72 लाख से ऊपर। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि इसी प्रकार की सुविधा जो बाकी जो 50 लाख से ज्यादा लोग बच गए हैं उनके लिए हम प्रदेश सरकार की ओर से देंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की और हिम केयर एक ऐसा एक तरीका जो गरीब आदमी का इलाज जो है वहां पर मुफ्त। आप कल्पना करिए, कई बार ऐसी परिस्थितियां आपने कितनी बार देखी, हमने ही कितनी बार देखी। आदमी बीमार होता है, बीमार होकर के अपने डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे घर जाने दीजिए। डॉक्टर उनको कहता कि ठीक नहीं हुए, अभी तक तुम्हारी तबीयत पर तुमको रहना पड़ेगा। वो बोलता मैं ठीक नहीं हूं, मुझे मालूम है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास और इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मुझे घर जाने दो। मेरा घर परिवार जो है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो घर की जमीन को गिरवी रखने की स्थिति में हो। अब कल्पना करो उस परिवार के बीच में क्या होती है। और कई बार तो ऐसे लोग इस प्रकार के जो मरीज जो है वो घर चला जाता है, डॉक्टर को बताए बिना भी घर चला जाता है और पीड़ा के उस दौर पर से गुजरते हुए चीख पुकार में उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, कभी नहीं सोचा कि ऐसे गरीब लोगों के इलाज की जिम्मेवारी हमको भी लेनी चाहिए। हमने कहा हम करेंगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1,30,000 से ज्यादा लोगों का इलाज हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज जो है, जो अपना खर्च करने की परिस्थिति में नहीं हो पाया तो उनका इलाज। एक सेवा का भाव सरकार का जो आज से पहले देखने को नहीं मिला कांग्रेस की सरकार, उसको हमने करने की कोशिश। और इसे आगे बढ़ करके मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, टांगे टूट गई, चल नहीं सकता है, जिंदगी भर उसको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। किसी को कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, बिस्तर पर है, जिंदा है लेकिन चल नहीं सकता है। उसकी सेवा के लिए परिवार के किसी सदस्य को वहां पर 24 घंटों बैठना पड़ता है। हमने कहा ऐसे लोगों को मदद की आवश्यकता है जिंदगी भर। जब तक वो जिंदा है हमने सहारा योजना की शुरुआत की और उसके अंतर्गत ऐसे लोगों के लिए 3,000 रुपए जो बिस्तर पर पड़ा है उसके बावजूद उसकी सेवा के लिए, उसके इलाज के लिए, उसके सेवा करने वाले आदमी के लिए मदद के रूप में जो है उसके खाते में हर महीने हम 3,000 रुपए। कांग्रेस इतने वर्ष सत्ता में है लेकिन नहीं सोच पाई इस बात, क्योंकि उनको तो कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ये भाव उनका सोचने का कभी हुआ ही नहीं कि आदमी को ऐसे परेशानी के दौर में से गुजरना पड़ता है जहां मदद की उसको जरूरत हो। और उसी तरह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश भर में शुरुआत की उज्ज्वला योजना। एक सफर उन्हें देखा कि हमारी माताएं बहनें हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना करके देती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि जिस घर में गैस का चूल्हा नहीं है, उस घर जिस घर में खाना जो है वो लकड़ी जला करके बनाया जाता है, उस माता के, उस बहन के फेफड़े में, आंखों में कितना धुआं जाता है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब होता है। मैंने कहा कि हमको उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का चूल्हा देने की योजना बनानी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जो है वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,36,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में पाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब हमने देखा कि बहुत से परिवार ऐसे रह गए जो उस योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए,
मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा कि आप क्या बना सकते हैं ऐसी योजना कोई, क्या हम हिमाचल प्रदेश के हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाए? उस वक्त का आकलन मैंने कहा कितने घर लोग होंगे, तो कहा कि 1 लाख या 1.25 लाख के लगभग होंगे। हमने कहा ये जिम्मेवारी हम करें। हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की, और जो उस वक्त कहा था कि 1,25,000 के लगभग होंगे, जब हमने हिमाचल प्रदेश में सब घरों में गैस का चूल्हा पहुंचाने का गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत काम शुरू किया, अभी तक 2,92,000 परिवारों को गैस का चूल्हा के घर तक। एक जमाना था जब गांव में किसी के घर में गैस का चूल्हा होता था, पूरा गांव उस गैस के चूल्हे को देखने के लिए आता, कैसे जलता है, कैसे बुझता है, कैसे खाना बनता है। वही बहनें, वही माताएं अपने घर के अंदर गैस का चूल्हा रख करके खाना बनाए। आप जाते हैं, मेहमान जाते हैं, 5 मिनट के अंदर जाकर के हाथ में जो है वो चाय बन करके आए। कि बेहतर किया, कांग्रेस नहीं सोच पाई इस बात। लंबे समय तक सत्ता में रहना एक बात है, लेकिन सत्ता में रहते हुए इस प्रकार का काम करना अलग बात है, अलग सोच है। उस तरह की सोच कभी भी उन्होंने इस प्रकार से देखी नहीं। इसलिए बहुत सारी चीजें अभी हमने बजट प्रस्तुत किया। मैं भाई अनुराग ठाकुर जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। सब लोग सोच रहे थे कि अब की बात में बजट बहुत खराब हो, और बजट खराब होने की वजह सबसे बड़ी सीधी सी बात है कि कोविड के कारण, कोरोना के कारण जो है सारी आर्थिकी प्रभावित हुई है, और ऐसे में लगता था कि भाई बहुत मुश्किल होगा, टैक्स लगेंगे, पैसा डेवलपमेंट के लिए होगा नहीं। लेकिन आप देखिए बजट आया, कहीं भी किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए किसी भी पैसे की कमी नहीं। और हेल्थ के सेक्टर में तो 137%, 137% की इंक्रीज केंद्र सरकार, स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करना, और उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे देश में पुल बने, भवन बने, स्कूल के भवन बने, हॉस्पिटल के भवन बने, हमारी टेक्निकल एजुकेशन के भवन बने, हमारी सड़कों को आगे बढ़ाने के लिए काम हो, सब जगह बजट का रहा। जब हमने भी बजट प्रस्तुत किया तो उस वक्त भी हमारे सामने भी इस प्रकार का संकट था कि अगर किया तो जाए करें क्या, साधन बहुत कई कांग्रेस के लोग तो एक ही छोटा, ऋण ले लिया, ऋण ले लिया, ऋण ले लिया। हमने ही लिया, तुमने नहीं लिया। जब 3 साल पहले हम सत्ता में आए तो 50,000 करोड़ रुपए का तुम्हारा योगदान है, 50,000 करोड़ रुपए का ऋण तुम्हारा योगदान, और हमें कह रहे हैं कि ऋण ले रहे। कोई भी सरकार आने वाले समय में या पीछे रही है, कोई सरकार आज तक इस प्रदेश में इस प्रकार से चली। जब से कांग्रेस ने ऋण लेना शुरू किया तो सभी सरकारों को ऋण लेना व्यवस्था हुई, जरूरी हुई, और आने वाले समय में भी इसी तरह की परिस्थिति है। लेकिन ऋण लिया हम किसके लिए लिया? हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए, हिमाचल के लोगों की सेवा के लिए। काम प्रभावित नहीं होने चाहिए, काम बाधित नहीं होने चाहिए, काम रुकने नहीं चाहिए, इसलिए हमको ऋण, और सबसे ज्यादा ऋण तो इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जो उन्होंने ऋण ले रखा है उसको, उसकी जो है वो किस्तें अदा करने के लिए हमको ऋण लेना पड़ रहा है। आप कल्पना करिए आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कर रखी कि हमको 50,000 करोड़ रुपए तो ऋण ही चुकता करना पड़ेगा, ऋण के लिए ही चुकता कर पैसा देना पड़ेगा। कहां छोड़ा जिस प्रदेश, इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा सकती। मैं आपके बीच में बहुत सारे विषयों पर बोलना चाहूं तो समय लगेगा। आप लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत मजबूती के साथ इस देश को चला। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब पूरे दुनिया में सर्वेक्षण होता है अमेरिका की बहुत प्रेस्टिजियस एजेंसी के माध्यम से, तो 13 देशों के जो बड़े नेता को उनका असेसमेंट होता है, आकलन होता है,
कि कौन बहुत पॉपुलर है, कौन बहुत मजबूत है, कौन बहुत विजन के साथ काम करने वाला है, ऐसा आकलन करना, ऐसा असेसमेंट, उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट जब आती है तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नंबर 1 सबसे मजबूत नेतृत्व, इसे ज्यादा क्या चाहिए? कभी कल्पना नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना है, चाहे हमारा पाकिस्तान है पड़ोस में, जो हरकतें करते हैं, जिस तरह जिस भाषा में उनको जवाब देने की जरूरत रहती है उस भाषा में उनको जवाब, जहां जरूरत पड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की वहां सर्जिकल स्ट्राइक, जहां जरूरत पड़ी एयर स्ट्राइक की वहां एयर स्ट्राइक करने, वहां एयर स्ट्राइक किया, वहां जहां इस प्रकार से भारत की सीमा के साथ कुछ इस तरह की हरकतें करने की कोशिश और पड़ोसी देश को अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उन्होंने कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब दिया। ये परिस्थिति आज से पहले देखने को बहुत कम थी, और आज भी पूरे देश भर में जो भरोसा है तो वो मोदी जी का है, बात खत्म। इससे ज्यादा कोई पूछता नहीं, कोई प्रश्न नहीं। हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हम सरकार चला रहे हैं, और आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार सदैव हमको प्राप्त होता है। इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य चले हैं, मैं उसकी तफसील दूं तो आज मैं देख रहा था कि जो हमने शिलान्यास और उद्घाटन के जो कार्यक्रम किए हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के हम देखें, अगर एक एक के मैं जाऊं तो लगभग 36 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने आज एक साथ एक समय में किए, और शायद में कल में 13 कुल मिलाकर के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज हमारे किए। मैं सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं इस बात को जरूर महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों ने हमारे साथी को यहाँ से चुन करके भेजा होता, आनंद कुछ और तरह का भी होता, लेकिन इस कमी को आने वाले समय में आप पूरा करें, ऐसा मैं पूरा विश्वास करके जा रहा हूं, और ये काम आप लोगों को करना है और करना है। उसके बाद आपके बीच में पिछली बार जब आना हुआ था, कुछ बातें उस वक्त हुई थी, बहुत सारी चीजें उसमें हो गई, और बहुत कुछ चीजें उसमें जो है वो करने को रहती है, उनको पूरा करें। ITI से संबंधित जो बात कही गई है, जिसका जिक्र रणजीत जी कर रहे थे, और मैं इस बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी जो है उसके जो है उसकी सारी वो प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद उस दिशा में आगे बढ़ करके हम निर्णय करने वाले हैं। लाड़ा घाट के लिए बोला गया था, इसके लिए हम एक स्कीम को निकाल रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, कैबिनेट में कोई ना कोई अनाउंसमेंट जो पेंडिंग रही है उसको पूरा करें, इसको भी पूरा करें। और जहां तक पटवार सर्कल की जो बात कही गई है, पटवार सर्कल खासी और टोबा दोनों के लिए, और उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बताई है कि उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है, वो भी पूर्ण कर दी जाएगी, ताकि दोनों जगह ये पटवार सर्कल यहाँ पर खुल करके तैयार हो जाए, आपको पटवार सर्कल आपको मिले। एक और बात उन्होंने कही है कि स्वाद घाट अब हमारी जो लोअर बेल्ट का एक जंक्शन बन गया है, और बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर कार्यरत हैं, और यहाँ और तरह से हमको एक भवन की आवश्यकता रहेगी, जिसको मिनी सचिवालय बोलते हैं, और मिनी सचिवालय का भवन यहाँ से बने जहाँ एक जगह सभी कार्यालय हमारे एक साथ हो जाए। उस दृष्टि से जहाँ हमने मांग की है, तो मैं आपके बीच में ये कहूँगा कि स्वादघाट में जैसे ही जमीन हमको उपलब्ध होती है, तो यहाँ मिनी सचिवालय हम निश्चित रूप से बनाएंगे, और इसमें आपके सभी कार्यालय एक स्थान पर। उसी प्रकार से एक और बात कही है, हमने सब्जेक्ट कोड की बात कही है, उसकी प्रक्रिया का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में से वो आगे बढ़ी है।
और वो सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण होती है, क्योंकि उसका कोर्ट का भी प्रोसेस होता है और हमारा सरकार का भी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौर में सी चीजें आगे बढ़ी हैं और जैसे वो प्रक्रिया पूर्ण होती है तो आपके यहाँ सब्जेक्ट कोर्ट की जो बात कही गई है इसको भी निश्चित रूप से हम यहाँ पर खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहूँ। एक और जो बात कही गई कि यहाँ पर पीएससी है और यहाँ से जो है नेशनल हाईवे है, कई बार घटनाएं घटित होती हैं, ऐसे में यहाँ जो है वो स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए और यहाँ इस पीएससी का दर्जा बढ़ाने के लिए जो बात कही गई है इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। पीएससी स्वास्थ्य का पूर्वोत्तरण करके जो है उसका दर्जा बढ़ा करके सीएससी कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको उपलब्ध हो। इसी प्रकार से हालांकि मैंने इनको कहा कि स्कूलों की मांग इन दिनों में रही नहीं, लेकिन एक स्कूल की बात उन्होंने कही है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल री जो उसको कहा कि उसका दर्जा बढ़ाना है, उसको मिडिल स्कूल बनाना है, उसको मिडिल स्कूल भी बनाने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ ताकि यहाँ शिक्षा की उस कमी को जो है उस सुविधा को जो है और बढ़ाया जाए। इसी तरह से जो ITI स्वाद घाट और नैना देवी के लिए कुछ ट्रेड बढ़ाने की बात कही है, इन्होंने कही है कि मुझे मालूम नहीं कितने ट्रेड अभी तक चल रहे हैं, कितने वहां पर स्ट्रेंथ है, लेकिन उन्होंने कहा कि कंप्यूटर है, मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन की बात कही है, सिलाई कढ़ाई की, जो भी इसमें व्यवहारिक हो पाएगा निश्चित रूप से दोनों ITI में जो है हम ये जो है वो ट्रेड बढ़ाने की बात जो उन्होंने कही है, क्योंकि हर जगह हम हर साल जहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ हमारे पास अवेलेबल होती है, कुछ जगह ऐसी है कि वहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ ही अवेलेबल नहीं होती, वो स्थिति गलत होती है। बच्चों की स्ट्रेंथ जो है अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों की ओर से, और उस दृष्टि से दोनों जगह ये जो बताया गया है यहाँ पर कुछ ट्रेड बढ़ाने के लिए, इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। निश्चित रूप से इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ये भी सारा आप लोगों की सुविधा होता है ताकि ट्रेड बढ़ करके ITI में अच्छी तरह से सारी बच्चों को जो है सुविधा मिल सके। नैना देवी से शिमला, वो बहर से नारागढ़, ठीक है, ये दो बसों की बात कही है, ये दोनों बसें बहुत जरूरी हैं। मैं इन दोनों जगह, हालांकि HRTC की हालत बहुत खराब है, कोविड के कारण बहुत परिस्थिति ऐसी रही है, लेकिन ये दोनों रूट आपके हिसाब से इस विधानसभा क्षेत्र से बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। तो इन दोनों रूटों पर बस चलाने के लिए जो उन्होंने आग्रह किया है इसको भी हम स्वीकार करते हैं, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब की बार हमने 412 नई पंचायतें बनाई, 15 वर्षों के बाद पंचायतों का गठन हुआ, 3 कॉर्पोरेशन बनाए और 7 नगर पंचायतें बनाई। और जहां जब पंचायतें बनाई हैं तो उसमें इनका कहना है कि सभी पंचायतों में पंचायत घर का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और उसके लिए बजट प्रोविजन के लिए हमने पंचायती राज डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से भी टेकअप किया है और उसके साथ प्रदेश सरकार की जितनी भी पंचायतें आपकी बनी है, 6 पंचायतें जो बनी है, इन 6 की 6 पंचायतों को नया पंचायत घर का भवन बना करके देंगे। उसके लिए बजट प्रावधान हम जो है बजट इस अपने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से सुनिश्चित करने की जरूरत है। और इसी प्रकार से नाबार्ड के अंतर्गत जहां 2 सड़कों का जिक्र यहां पर किया गया है, एक सड़क स्वान पंचायत में बार महला और दूसरा तरवाड़ पंचायत में कटीर पंगवाना, ये दोनों सड़कों के लिए अग्नि इनको पक्का करने के लिए काम जल्दी शुरू किया जाए। और जो बताया गया मुझे कि नाबार्ड के लिए दोनों सड़कें जो है गई हैं, अगर गई हैं तो निश्चित रूप से इनको हम सैंक्शन भी करें, स्वीकृत भी करेंगे ताकि इन दोनों सड़कों पर काम जल्दी से शुरू हो सके। जितना भी धन उसमें लगेगा ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और उसके अलावा कुछ और चीजों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया है कि खाल टिब्बा, सड़ोआ, कनफारा, सुहाना, कलरी, गरा, संगम, कटल, पंगा, कातल, सुनन, क्यारियां, दौरादार, वो नेरा टून,
जो सुपर सड़कों के लिए कहा कि इनकी जमीन उपलब्ध होने पर, जैसे ही यहाँ पर जमीन इन सड़कों के लिए उपलब्ध होती है, तो जैसे ही जमीन उपलब्ध होती है उसमें आप लोगों ने मदद करनी है। और मैं इन सभी सड़कों के लिए जो बड़े प्रावधान मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमारी प्रदेश सरकार की योजना है, उसमें उसके अंतर्गत जो है ये बजट प्रावधान उसमें करूंगा। और उस प्रावधान को जैसे ही रणदीप जी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हमारे पास देंगे, तो उसके लिए बजट प्रावधान करके इन सड़कों के काम को भी शुरू करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात और कही है, स्वाद घाट में गाड़ियां पास होने की व्यवस्था प्रारंभ की जाए, और ये भी मैं मानता हूं कि ये भी बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, और उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाड़ियों को पास करने के लिए यहाँ पर लोकल लेवल पर जो है, मैं जो प्रशासन को कहूँगा कि इस बात को सुनिश्चित करें, ताकि यहाँ महीने में एक बार जो है वो गाड़ियों को पास करने के लिए यहाँ पर आए, ताकि लोगों को लंबी कतार में खड़े होकर कहीं दूसरे स्थान पर न जाना पड़े। ये काम बहुत मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। और अंत में एक बात और जो बात कही गई है कि हालांकि तय किया था हमने कि कोविड के चलते जो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम करने हैं वो कार्यक्रम करने हैं, लेकिन घोषणाएं नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ अब रणदीप जी साथ ही खड़े हुए हैं, और मैंने उनको कहा था कि भाई आज जो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें भी करनी है। तो मैं आपके बीच में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा यहाँ हमने जो मांग की है कि स्वाद घाट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एक सब डिवीजन यहाँ होना चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक सब डिवीजन आपके स्वाद घाट में खोल दिया जाएगा, और उसमें एरिया कौन कौन से कटेगा उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारी को कहा है कि वो तय करेंगे, और रणजीत जी बैठ करके उनके साथ कोऑर्डिनेट कर देंगे कौन से एरिया को कहाँ शूट करेगा। उस दृष्टि से मैं ये सब डिवीजन की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और जिन लोगों ने हमारे आज बस स्टैंड में हमने जो उद्घाटन किया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जगदीश जी ने जमीन दी है, जगदीश निर्वाणी जी ने जमीन दी है, उनका धन्यवाद करता हूँ। जमीन देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ हमने जमीन दी है, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका भी मेरा हृदय से आभार। होली की मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ, लेकिन अब की बात हमने तय किया है कि होली के लिए जो समारोह हम आयोजित करते हैं वो आयोजन नहीं होंगे, घर में परिवार के साथ, और जो है परिवार के घर के अंदर जो है हम होली मना सकते हैं। यही मुझे आपके बीच में कहना है। और कोविड के इस संकट के कारण जो है बहुत सारी चीजों पर हमको बहुत सारी थोड़ी पाबंदियां लगानी पड़ रही है, उस दृष्टि से आप सबका सहयोग मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में भाई अनुराग ठाकुर जी भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित रहे, आप दिल्ली से विशेष तौर से इस कार्यक्रम में आए, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। और सभी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली आप सबके लिए मंगलमय हो और सावधानी के साथ इस होली को मनाएं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।